Hi. So our next topic for today will be cash flow statement, right? FRA में we have already seen income statement, we have seen balance sheet, and now we'll be moving forward with one of the most important statements, that is cash flow statement. Cash flow statement होता क्या है? It basically tells you कंपनी का क्या पोजीशन है in terms of cash. कैश कहाँ से आ रहा है और कैश कहाँ पे जा रहा है, राइट? where all the cash is coming from and where all we are deploying our cash. अब अगर कैश कम पड़ रहा है तो we'll need to take debt, we'll need to issue new equity, या फिर कैश बहुत ज्यादा है तो we'll need to invest in our either operations or we'll invest those funds in terms of equity instrument or debt instrument, right? So कैश मैनेजमेंट कैसा हो रहा है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट बता देता है. So कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता कैसे है? What are the sources from which cash flow statement is made? So cash flow comes from income statement and changes in balance sheet accounts. What does it mean? Income statement में आप इतने सारे खर्चे लिखते हो, इतना सारा इनकम लिखते हो कि you sold goods to so and so at so and so price, right? So जो भी रेवेन्यू आ रहा है उसका जितना भी कैश पोर्शन है that comes in cash flow statement. सो इनकम स्टेटमेंट में जो भी कैश रिलेटेड बैलेंसेस होंगे ऑब्वियसली वो पीरियोडिकल आइटम है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाएंगे. मे इट बी और इंटरेस्ट पेमेंट, मे इट बी और डिविडेंड पेमेंट, मे इट बी और इंटरेस्ट रिसीव्ड, मे इट बी आपने कुछ परचेज किया है रॉ मटेरियल्स का या फिर आपने कुछ गुड्स बेचे हैं, जो भी खर्चा या आमदनी इनकम आपकी बेसिकली कैश में हुई है दैट विल कम टू कैश फ्लो स्टेटमेंट. बट बैलेंस शीट कैसे इफेक्ट करता है? बैलेंस शीट तो पीरियोडिकल आइटम नहीं है, बैलेंस शीट इज अ लॉन्ग टर्म आइटम. बट अगर बैलेंस शीट में आप कोई भी अकाउंट उठा के देखो, लेट्स से एसेट्स, राइट? एसेट्स में लेट्स से द ओल्डर बैलेंस वाज 100 एंड नाउ द न्यूअर बैलेंस इज 150. ये नेट एसेट्स है, नेट ऑफ डेप्रिसिएशन सब कुछ मान लो. तो अगर 100 से 150 मेरा एसेट का रिटर्न डाउन वैल्यू हुआ है, that basically means that I have bought some assets, right? And if I have bought some asset, that there could be only two possibilities. Either I have bought the assets on credit or I have paid cash to bring in that asset. अगर वो कैश रिलेटेड है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाएगा. अगर क्रेडिट रिलेटेड है, अगर मैंने उसको अभी तक पैसे नहीं दिए तो इट विल नॉट कम इन माय कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट? सो इनकम स्टेटमेंट में जो कैश आइटम है सारा का सारा सब आएगा. बैलेंस शीट्स में जो भी चेंजेस हुए हैं, वॉट एवर द बैलेंसेस हैव चेंज्ड, अकाउंट्स में जो भी चेंजेस आए हैं दैट विल बी टेकन केयर इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट इफ द चेंज इज ब्रॉट बिकॉज ऑफ कैश, राइट? सो दोज आर द सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन विच कैश फ्लो स्टेटमेंट इज मेड. कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बताता है वो हमने समझ लिया. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखता कैसा है. कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेसिकली अ 3 कैटेगराइज्ड स्टेटमेंट. ये मैं इनडायरेक्ट मेथड की बात कर रहा हूं, जहां पे क्या होगा, हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से क्या कैश फ्लो हुआ है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से क्या कैश फ्लो हुआ है और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से क्या कैश फ्लो हुआ है वो हमको देखने को मिलेगा. सो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बेसिकली रिलेट टू माय डे टू डे ट्रांजैक्शंस, राइट? मेरे गुड्स एंड सर्विसेज को बेचने के लिए या खरीदने के लिए जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है दोज आर कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इज बेसिकली अगर लॉन्ग टर्म एसेट्स इन्वॉल्व हैं, मे इट बी फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स, तो दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इज बेसिकली जब भी कैपिटल स्ट्रक्चर की बात होगी तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आएगा. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्यों बांटा जाता है? बिकॉज वी वांट टू नो बेसिकली हमने अपने कैश को डिप्लॉय कैसे किया है, और अगर कैश आ रहा है, लेट्स से द कंपनी इज वेरी कैश रिच, राइट? बट यू गॉट टू नो दैट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से तो कैश नेगेटिव है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो पॉजिटिव है. दैट मीन्स आप जो इतना कैश रिच हो विच इज बेसिकली बिकॉज यू हैव टेकन लोन फ्रॉम अ थर्ड पार्टी. अगर लोन के बेसिस पे कैश रिच हो दैट डजंट लुक गुड ऑन द कंपनीज पर्सपेक्टिव, राइट? वो अगर कैश रिच हो रहा है
डेट लेके या फिर इक्विटी इशू करके, तो दैट कंपनी इज नॉट डूइंग दैट ग्रेट, बट इफ द कंपनी इज कैश रिच बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इट्स ग्रेट। ये तो हो गया कहां से पैसा आ रहा है। वैसे ही अगर हमको पता चले कि कैश बहुत बच रहा है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कैसे पुट हो रहा है कैश, इधर आई एम यूजिंग दैट कैश टू पे ऑफ माई डेट और इक्विटी क्या। सो वो सब चीजें बताने के लिए वी आर डिवाइडिंग आवर कैश फ्लो स्टेटमेंट इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, ये समझ में आया। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता क्या क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स एंड कैश पेड टू एम्प्लॉयज और सप्लायर्स। जहां पे भी जो भी मेरा नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज है, इधर मेरा कस्टमर से पैसा मिला है तो कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर और कैश पेड टू एम्प्लॉयज और सप्लायर्स, वो आ जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। सेकेंड इज सेल एंड परचेज ऑफ ट्रेडिंग सिक्योरिटीज। ट्रेडिंग सिक्योरिटीज मतलब क्या, वी हैव डिस्कस दिस इन द लास्ट सेशन। जहां पे भी इक्विटी या डेट इंस्ट्रूमेंट जो कि आप यूज करने वाले हो टू ट्रेड, बेसिकली शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए अगर कुछ हो रहा है तो दोज विल बी कैटेगराइज्ड एज ऑपरेटिंग। देन इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, मैंने किसी को लोन दिया है या मैंने किसी का इक्विटी परचेज किया है, उसके बदले में अगर मेरे को कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है या डिविडेंड मिल रहा है, दैट विल बी कैटेगराइज्ड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एंड द लास्ट इज इंटरेस्ट एंड टैक्सेस पेड। जो भी मैंने टैक्स एक्चुअली में पे किया है वो माइनस होगा, और जो भी मैंने इंटरेस्ट पे किया है वो यहां पे कैटेगराइज होगा, राइट। सो दीज आर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एंड ये जो मैं क्लासिफिकेशन बता रहा हूं, दिस इज प्योरली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूएस गैप, राइट। सो यूएस गैप के हिसाब से कैश कलेक्टेड आ जाएगा, ट्रेडिंग सिक्योरिटीज आ जाएगा, इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड आ जाएगा, एंड इंटरेस्ट पेड एंड टैक्स पेड आ जाएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आएगा, सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लोन्स मेड टू अदर्स एंड रीपेमेंट रिसीव्ड। अगर मैंने किसी को लोन दे रखा है वो, या फिर उसने मेरे को वापस रीपे किया है, तो दैट विल बी कैटेगराइज्ड एज इन्वेस्टिंग, क्योंकि मैंने लोन दिया था वो एसेट है मेरा। एंड अगर मैंने फिक्स्ड एसेट में कुछ परचेज किया है इन टर्म्स ऑफ कैश, सी इफ आई हैव परचेज द फिक्स्ड एसेट्स ऑन प्योरली क्रेडिट बेसिस, तो हमारे वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा। बट अगर वी हैव परचेज द एसेट ऑन कैश और वी हैव सोल्ड द एसेट फॉर कैश, इट विल बी कैटेगराइज्ड हियर। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट्स, अगर मैंने किसी का इक्विटी लिया है या डेट लिया है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, इट विल बी क्लासिफाइड अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। लास्ट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में डेट इशूड और रीपेड, अगर मैंने किसी से डेट लिया है या उसको रीपे किया है, अगर डेट लिया है तो प्लस हो जाएगा, रीपे किया है तो माइनस हो जाएगा, बिकॉज कैश जा रहा है, राइट। इक्विटी इशूड और रीएक्वायर्ड, इक्विटी अगर इशू करूंगा तो मेरे को पैसा मिलेगा, एंड रीएक्वायर करूंगा मतलब आई हैव टेकन बैक शेयर्स, तो वो नेगेटिव फिगर होगा। एंड लास्ट इज डिविडेंड्स पेड, इट विल बी क्लासिफाइड अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। डिविडेंड जो मैं अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को दूंगा, दैट विल बी अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सो ये तो हमको समझ में आ गया कि क्या क्लासिफिकेशन है। दिस इज प्योरली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूएस गैप। अब आईएफआरएस में 2-3 चीजें डिफरेंट है, which are IFRS gives you flexibility to change your categorization as per your wants। 2-3 चीजों पे IFRS फ्लेक्सिबिलिटी देता है, which is interest and dividend received। IFRS क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव क्यों हो रहा है, बिकॉज आपने कुछ एसेट बाय किए हैं, इन्वेस्टमेंट किया होगा तो ही आपको डिविडेंड या इंटरेस्ट मिल रहा है। तो वो जो मिल रहा है, either you can write it in investing activities or operating activities as per your need। आपको जैसे कैटेगराइज करना है आप कर सकते हो। सिमिलरली डिविडेंड पेड जो है, डिविडेंड पेड में गैप तो बोलता है कि वो इधर ही आएगा, बट आईएफआरएस बोलता है डिविडेंड पेड भी जो है वो आप ऑपरेटिंग में डालना चाहो तो डाल सकते हो। एंड द लास्ट पॉइंट दैट आईएफआरएस सेज इज टैक्सेस पेड जो होते हैं, यूएस गैप में तो सारा का सारा टैक्स ऑपरेटिंग में चला जाता है। IFRS gives you a flexibility कि अगर आप टैक्स पे कर रहे हो बिकॉज ऑफ चेंजेस इन द इन्वेस्टमेंट्स दैट यू हैव सोल्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जैसे आपने मान लो कि फिक्स्ड एसेट 100 रुपए पे लिया था, 200 रुपए पे बेच रहे हो, सो बेसिकली यू आर गेनिंग 100 रुपीज ऑन दैट ट्रांजेक्शन। तो वो 100 रुपीज पे जो भी टैक्सेस पे किया है, दैट कैन बी कैटेगराइज अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज
एज पर IFRS। तो IFRS आपको थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि टैक्सेस पेड भी जो है यू कैन कैटेगराइज अकॉर्डिंगली। सो 3 डिफरेंसेस हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड डिविडेंड रिसीव्ड। ऑपरेटिंग में नहीं लेके इन्वेस्टिंग में भी ले सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी है, कंपनी के ऊपर है वो कैसे लेना चाहती है। डिविडेंड पेड इट कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर ऑपरेटिंग एज वेल। इंटरेस्ट रिसीव्ड, देखो डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग में आता है बट इंटरेस्ट पेड तो हमेशा ऑपरेटिंग में आएगा अकॉर्डिंग टू यूएस गैप। IFRS बोलता है इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड आप इधर फाइनेंसिंग में कर सकते हो या ऑपरेटिंग में कर सकते हो। एंड द लास्ट इज टैक्सेस पेड। यूएस गैप बोलता है पूरा का पूरा टैक्स पेड ऑपरेटिंग में आना चाहिए। IFRS बोलता है अगर आपका टैक्स पेड रिलेट्स टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, यू कैन कैटेगराइज दैट पर्टिकुलर टैक्स अंडर either of the heads, right? So I hope categorization is clear. Now we'll be moving forward the method of cash flow statement, making of cash flow statement. Thank you.